हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर जो कि है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर 14 प्रिंसिपल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको बताऊंगी और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और जिन बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है बेटा अभी तक, जल्दी जल्दी जाकर के सब्सक्राइब कर दो। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि उनका भी फायदा हो सके, और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको पता चल सके। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पहले आपकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर। देखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली what you want your men to do। देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली क्या चीज है, मीन्स नोइंग एग्जैक्टली, आपको ये पता होगा what you want your men to do, जो आप जिस पर्सन से काम करा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में आपको एग्जैक्टली पता होगा what you want your men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way through scientific ways। अब वो कह रहे हैं पर्सन को पता होगा क्या काम करना है और ये भी पता होगा सबसे बेस्ट और चीपेस्ट वे में कैसे काम करना है, थ्रू साइंटिफिक वे। अब साइंटिफिक वे हम आगे बढ़ेंगे, क्या क्या चीज साइंटिफिक मेथड है, क्या साइंटिफिक वे है। तो अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली, ये पता लगाना नोइंग एग्जैक्टली व्हाट योर पर्सन और मेन टू डू एंड सीइंग दैट कि वो अच्छे से कर रहा है वो काम या नहीं, इन चीपेस्ट वे थ्रू साइंटिफिक वेज। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी ऑप्ट करके साइंटिफिक वे वो होता है। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी ऑप्ट करके, इनोवेशन यूज करके, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे बन के आए। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देख लीजिए आप, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या चीज है, उसके प्रिंसिपल क्या है। अगर आप चाहो तो आप शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो, नहीं तो आप ये आगे पीछे इसकी डेफिनेशन करके इसकी हेडिंग करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। देखिए डैड हैज 6 कार्स, इजीली कोई भी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछे डैड हैज 6 कार्स, मन में बोलिएगा DHSC, DHSC, ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जिसमें D स्टैंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, हार्मनी, H स्टैंड फॉर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी का मतलब होता है आपका, हार्मनी का मतलब होता है पीस। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब स्टैंड फॉर S। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म स्टैंड फॉर C। ठीक है, C का फुल फॉर्म है आपकी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। टुगेदर क्या है, DHSC। देखिए अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहला है आपका डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन का मतलब होता है थ्रू साइंटिफिक प्रिंसिपल मेथड के अकॉर्डिंगली हर एक पर्सन का डेवलपमेंट होगा, वेदर इट मे बी अ गर्ल और अ बॉय, मेल और फीमेल, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, कैसे, efficiency of employees which should be taken care of right from the process of employees selection। देखिए efficiency of employees तभी देखी जाती है which should be taken care right from the process of employees को select करा गया, assign करा गया है काम उसको। the work assigned to employee should suit their capabilities। देखिए बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। सपोज करो आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और अगर आपको ये कोई कहे कि आप कंपनी में जाके एज अ मैनेजर वर्क कर लो और मैनेजर की क्वालिफिकेशन कितनी हो, MBA, और क्लास 12th के स्टूडेंट को कह दिया गया है मैनेजर का काम कर लो, तो क्या वो कैपेबिलिटी क्लास 12th के स्टूडेंट के अंदर होगी कि वो मैनेजर का काम कर ले। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज। तो सेम इसमें बोल रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज, काम करने की क्षमता किसी एम्प्लॉइज की तभी चेक करी जा सकती है, तभी चेक कर लेते हैं राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। जब एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया जाता है उसी समय पता चल जाता है कि इसकी एफिशिएंसी काम करने की कितनी है। तो द वर्क असाइंड टू एम्प्लॉइज, और ये चीज का ध्यान रखा जाता है जो भी काम एम्प्लॉइज को दिया गया है वो उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही हो। ठीक है, अगर हम एक चाहेंगे एक पियोन प्रिंसिपल वाला काम स्कूल में कर ले तो वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखना ये बात। ठीक है बेटा, तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन कैसे होगा, जब वो अपने अकॉर्डिंगली, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको काम मिले। ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली काम करे एंड प्रॉस्पेरिटी, पीस में रह के वो काम करे, उसका भला ही हो।
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखिए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या होगा, दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है बेटा पीस, शांति। एक हार्मनी बनी रहे, पीस, शांति बनी रहे बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। देखिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक हार्मनी बनी रहा है, एक पीस बना रहा है। मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनीज इफ एनी विद द वर्कर्स। देखिए मैनेजमेंट का काम क्या होगा, अगर मैनेजमेंट का काम ये है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो वो अपनी कंपनी के वर्कर के साथ शेयर करे। एंड द वर्कर ऑन देयर पार्ट शुड वर्क हार्ड विद डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी। और वर्कर्स का काम क्या है कि वो अपने एंड पे बहुत अच्छा काम करे, वर्क हार्ड करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, गोल को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन में रह के काम करे और लॉयल हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इससे क्या होगा, मैनेजमेंट और वर्कर्स आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होंगे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, जिसको हम बोलते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। पीस में रह के काम करना, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, पीस बना होना चाहिए, हार्मनी बनी होनी चाहिए। अब क्या चीज होगा, मैनेजमेंट क्या चीज करेगी, जितने भी गेन्स होंगे वो किसके साथ शेयर करेगी, वर्कर्स के साथ प्रॉफिट शेयर करेगी। एंड वर्कर का काम यह है डिसिप्लिन में रह के, लॉयल रह के, हार्ड वर्क करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि गोल अच्छी तरह से अचीव हो सके। देखिए अब नेक्स्ट है आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दिस मेथड शुड रिप्लेस रूल ऑफ थंब बाय साइंटिफिक थिंकिंग थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बेटा मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में क्या चीज है, दिस मेथड शुड रिप्लेस रूल ऑफ थंब किसकी जगह पे, बाय साइंटिफिक थिंकिंग थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। इट विल रिजल्ट इन सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल। देखिए बात बोल रहे हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के अंदर, ये बात बोल रहे हैं ये मेथड को रिप्लेस कर दिया गया था रूल ऑफ थंब को बाय साइंटिफिक थिंकिंग थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक थिंकिंग से। ठीक है, जिससे रिजल्ट क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी, जिससे ह्यूमन एनर्जी सेव होगी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम और मटेरियल भी क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ना टाइम वेस्ट होगा, ना रॉ मटेरियल वेस्ट होगा, ना ह्यूमन एनर्जी वेस्ट होगी। तो ये बात बोल रहे हैं साइंटिफिक थिंकिंग, सोच लो अच्छी तरह से, साइंटिफिक तरीके से सोच लो, रादर देन साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंगली इसको रिप्लेस कर दिया गया था किससे, साइंटिफिक थिंकिंग से थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में क्या है, टेलर एम्फेसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट। जो पॉइंट हमने जैसे पीछे पढ़ा था, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कंप्लीट कोऑपरेशन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या होता है, लेबर अपने बारे में सोचे और मैनेजमेंट अपने बारे में सोचे, ऑर्गेनाइजेशन गोल के बारे में कोई ना सोचे। तो उसको बोल रहे हैं कोऑपरेशन होना चाहिए किसके बीच में, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म में। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल किसका एक्सटेंशन है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी, जो मैंने आपको बताया अभी पीछे पढ़ा है। हार्मनी के अंदर क्या था, पीस, और इसके अंदर क्या है, कोऑपरेशन बना के रखना, एक दूसरे के लिए कोऑपरेट करना, काम अच्छे से सुनना, अच्छे से करना, दोनों एक दूसरे को समझना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए। ठीक है, कोऑपरेशन का मतलब ये होता है लेबर और मैनेजमेंट अपने बारे में ना सोच के कंप्लीट कोऑपरेशन में रहे। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल इजिली अचीव हो पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गई आपकी केस स्टडी। अब हम केस स्टडी को क्रैक करने से पहले भाई हम क्या करेंगे, लास्ट लाइन पढ़ेंगे। देखिए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलोड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर इन द अबव केस। देखिए हमारे को लास्ट 2 लाइन पढ़ के ये पता चल गया है, देखिए हमारा केस स्टडी में ये आंसर छुपा होता है। पहले आप क्वेश्चन रीड करेंगे, प्रिंसिपल और टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो फॉलो करी है किसने, प्रोडक्शन मैनेजर ने अबव केस में, वो आपको समझानी है। देखिए पहले हम पढ़ेंगे, ये है करण नाथ टुक ओवर डी नॉर्थ मोटर कंपनी। टुक ओवर का मतलब है अब इसने ले ली है ये कंपनी, ये ठीक है, कौन सी है वो, डी नॉर्थ मोटर कंपनीज फ्रॉम हिज एलिंग फादर 3 months ago। ठीक है, इन दी पास्ट द कंपनी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल, पास्ट में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। करण वॉज डिटरमाइंड टू इम्प्रूव द कंपनी परफॉर्मेंस। तो ये बात बोल रहे हैं करण वॉज डिटरमाइंड टू इम्प्रूव द कंपनी परफॉर्मेंस। ही ऑब्जर्व दैट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी वर नॉट साइंटिफिक। देखिए साइंटिफिक थिंकिंग अभी बढ़ाया था, तो इसमें बात बोल रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं जो सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज है और मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वर नॉट यूज साइंटिफिकली बाय द कंपनी। ही बिलीव दैट देयर वॉज ओनली वन best method to maximize efficiency. He also felt that once the method is developed,
द वर्कर्स ऑफ द कंपनी शुड बी ट्रेन टू लर्न दैट बेस्ट मेथड। देखिए ये बात बोल रहे हैं, वंस द मेथड इज डेवलप्ड, अगर आपने कोई मेथड कंपनी के अंदर लगा दिया, किसी मेथड से आपको वर्क करना है, तो वर्कर इजीली क्या होंगे, उस कंपनी के अंदर ट्रेंड हो जाएंगे टू लर्न द बेस्ट मेथड। ही आस्क्स द प्रोडक्शन मैनेजर टू डेवलप द बेस्ट मेथड। उसने प्रोडक्शन मैनेजर को कहा भाई वो बेस्ट मेथड लेकर के आओ, एंड कैरी आउट द नेसेसरी ट्रेनिंग, और वर्कर्स को ट्रेन कराओ उस बेस्ट मेथड पे। द प्रोडक्शन मैनेजर डेवलप्ड दिस मेथड यूजिंग सेवरल पैरामीटर्स राइट फ्रॉम डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन होता है एक्टिविटीज, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे करनी है, प्लेस फॉर मैन, किस पर्सन की कहाँ जगह है, मशीन कौन सी यूज करनी है, रॉ मटेरियल कौन सा यूज करना है, टिल डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। उसने क्या कर दिया, एक सीक्वेंस और एक ऑर्डर बहुत अच्छे से बना दिया। दिस मेथड वाज इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यही मेथड यूज करा गया पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द आउटपुट, बढ़ गया, इंप्रूविंग द क्वालिटी हो गई, रिड्यूसिंग द कॉस्ट हो गई, वेस्टेज भी रुक गई। अब आपको प्रिंसिपल और टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताना है। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है, आपको बेटा इसको समझाना है बोर्ड एग्जाम में, चाहे उन्होंने आपसे पूछा है ना पूछा है, आपको अपने स्कूल के एग्जाम में भी इसको समझाना है। आपको द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलोड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर, अब केस में साइंस नॉट रूल ऑफ थंब आप एक्सप्लेन करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, मैं आपको दिखा भी दूं जो मैंने आपको समझाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आपको मैंने अभी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब बताया था। हाँ, दिस मेथड शुड बी रिप्लेस बाय रूल ऑफ थंब बाय साइंटिफिक थिंकिंग, उसका नाम आया था साइंटिफिक थिंकिंग का। देखो आपकी केस स्टडी में ये देखिए, द पास्ट कंपनी वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल, ठीक है, करण वाज डिटरमाइंड टू इंप्रूव द कंपनी, ही ऑब्जर्व दैट मेथड ऑफ द प्रोडक्शन एज ए सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय वर नॉट साइंटिफिक। जो बताया मैंने, साइंटिफिक तरीके से नहीं यूज करा था, तो इसमें मैंने बता दिया है आपको। तो क्या यूज हुआ है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, और इसके अंदर एक पॉइंट और यूज हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि वर्कर्स के अंदर चांस दिया गया इसके अंदर बेस्ट मेथड ऑप्ट करने के लिए, ताकि वेस्टेज भी ना हो, टाइम पे काम हो, और ये बेस्ट मेथड तब तक यूज होगा तब तक कस्टमर तक प्रोडक्ट ना पहुंचा दिया जाए। तो एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय शुड बी टेकन केयर राइट फ्रॉम द प्रोसीजर, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम ही क्या थी कि सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज सही नहीं करा गया था, जो मैंने आपको केस स्टडी में बताया। द वर्क असाइन टू एम्प्लॉय शुड सूट देयर कैपेबिलिटी, जो काम दोगे एम्प्लॉयज को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है बेटा, आपको सारा एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, आपको पॉइंट लिख के नहीं छोड़ना है, इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन देम, मैंने यहाँ लिख भी दिया ताकि आपको पता चले, एक्सप्लेन देम, ठीक है बेटा, एक्सप्लेन करना है आपको, याद रखना। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है आपका, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। देखिए यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल मीन्स दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल है हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस हो, एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वेदर इट मे बी अ टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ठीक है। मैनेजमेंट principle of management are applicable to all type of organization, whether it may be a small, big business as well as non-business, large, big हो, at all the level of management, principle of management लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनरल गाइडलाइंस। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते टू ऑल द मैनेजरियल प्रॉब्लम। मैनेजरियल का मतलब होता है वर्क ऑफ अ मैनेजर, बट आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स टू टेक डिसीजन एंड एक्शन। ये गाइडलाइंस होते हैं, गाइडलाइंस का मतलब होता है लीड करना, टीच करना, गाइड करना। ये गाइडलाइंस होती है मैनेजर के लिए कि वो डिसीजन और एक्शन को अच्छी तरह से लेकर के चले। जनरल गाइडलाइंस का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देगी, ये सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड करती है ताकि मैनेजर अच्छे डिसीजन ले सके, सही तरह से एक्शन ले सके और ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके। चलिए आगे। नेक्स्ट है आपका फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। याद रखना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप नहीं करे जा सकते ओवरनाइट, दे हैव बीन डेवलप्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनेजर्स। याद रखना, ये डेवलप होते हैं थ्रू एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस किसी कंपनी में जॉब करने का 10 साल 20 साल उससे एक्सपीरियंस होता है, एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनेजर्स की ऑब्जर्वेशन कैसी है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड नहीं होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल की आपको यूज करने ही करने की फिक्स्ड है। दे कैन बी मॉडिफाइड by the managers according to the given situation।
मैं आपको फिर बता रही हूँ, जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस काम करता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो मैनेजर उसको चेंज कर सकता है, वो रिजिड नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टेंसेज सिचुएशन चेंज आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिजिड नहीं होते बिल्कुल भी। मेनली बिहेवियरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मेन काम यही होता है कि इन्फ्लुएंस करना किसका बिहेवियर, ह्यूमन बीइंग का। सिंस ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल, आप ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वो कब ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो कब कैसा बिहेव करेगा किसी के साथ, कभी भी गुस्सा आ जाता है किसी को, कभी भी नॉर्मल हो जाता है। तो बोल रहे ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो बोल रहे कॉन्टिजेंट, द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉन्टिजेंट और डिपेंडेंट अपॉन, कॉन्टिजेंट का मतलब ये होता है डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। प्रिवेलिंग कंडीशन क्या होती है, जो कंडीशन चल रही होती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कॉन्टिजेंट का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड रहता है किस सिचुएशन पे, प्रिवेलिंग सिचुएशन जो चल रही है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है बेटा, जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रही है। आगे देखें, आगे है आपकी टेक्निक। देखिए टेक्निक हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं आपको नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और हमारे को ये केस स्टडीज दोनों अच्छे से करनी है, और आपको प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है बेटा, ठीक है। बहुत अच्छे से ये कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और आप नेचर भी अच्छे से कर लेंगे, लेकिन प्रिंसिपल को करना मत भूलना, प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम टेक्निक करेंगे, ठीक है। अभी टेक्निक इसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, डेफिनेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट की, और नेचर आप अच्छी तरह से कर लेना, केस स्टडी अच्छे से करना, और केस स्टडी अपने आप भी क्रैक करना, ठीक है। चाहे आप एनसीईआरटी में से करिए, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिससे भी करना चाहेंगे आप, ठीक है। और ये आपको होपफुली समझ में आएगा, लेकिन साथ साथ पढ़ते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।